कोई भी व्यक्ति अपने शब्द जाल से दूसरे व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, लेकिन अपने चेहरे पर आ रहे भावों को वो छुपा नहीं सकता। वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके चेहरे पर आ रहे भावों से स्पष्ट हो ही जाता है। मालिनी ने अपने पति प्रकाश के चेहरे पर आते जाते हुए भावों को पढ़ लिया था। साथ ही उसने जान लिया था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इन बातों से विचलित न होकर वो आज में जी रही थी। कितना अच्छा मौसम है, ठंड भी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन क्या बात है, तुम यहाँ आकर भी बुझी बुझी सी हो। क्या तुम्हें कुफरी का मौसम भी अच्छा नहीं लग रहा? प्रकाश ने पर्वत श्रृंखलाओं पर नजर डालते हुए मालिनी से पूछा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ का मौसम मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने होटल में रुककर किराए पर मकान क्यों लिया, और वो भी पूरा 1 महीने के लिए। तुम्हें मालूम है कि कुफरी में होटल कितने महंगे हैं? ये घर मेरे एक परिचित का है, सस्ते में मिल गया है। यहाँ अपना बनाओ और खाओ, किसी तरह का कोई झंझट नहीं। मेरा यहाँ पर काम भी 1-2 दिन का नहीं, कम से कम 1 महीने का है। अरे अरे, ये देखो, हल्की बूंदाबांदी पड़ने लगी। अब चलो, अब घर चलते हैं। ये एक 2 मंजिला मकान था। प्रकाश ने नीचे का पूरा मकान किराए पर लिया था। घर में घुसने से पहले मालिनी ने इधर उधर नजर डाली। दूर दूर तक कोई मकान नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी कैद खाने में प्रवेश करने जा रही है। फिर अनायास ही उसकी नजर ऊपर वाले मकान की खिड़की पर चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा वहां खिड़की से उसे देख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो बच्चा नजरों से ओझल हो गया। ऊपर कौन रहता है? रहता होगा कोई, हमें क्या पता। नहीं, मकान मालिक ने किसी को किराए पे दिया होगा। धीरे धीरे मालिनी घर को संभालने लगी। नीचे और ऊपर वाले घर का डिजाइन एक जैसा होने के कारण नीचे वाले घर की किचन की खिड़की ठीक दूसरे माले की किचन की खिड़की के नीचे थी। किचन में काम करते हुए मालिनी को ऊपर वाली खिड़की से रह रहकर एक महिला और उसके बच्चे की आवाज आ रही थी। आप खाना खा लीजिए। तुमने खाना खा लिया? नहीं, आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। ये तुम्हारी गलत बात है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। फिर प्रकाश ने मालिनी को घूर कर देखा। तुम्हें खा लेना चाहिए था। सहमते हुए मालिनी ने कहा, मुझे मुझे भूख नहीं लगी थी, तो शायद आप गुस्सा होते। अरे नहीं भाई, गुस्सा क्यों होता। जाओ, तुम भी अपनी थाली लगा लो, साथ में खाएंगे। मालिनी किचन में अपनी थाली लगाने चली गई। उसने आकर देखा प्रकाश ने दाल की कटोरी दूर फेंक रखी है। सहमते हुए मालिनी ने पूछा, क्या हुआ जी? दाल में तुमने नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। लेकिन डर क्यों रही हो? नमक तो कम ज्यादा होता ही रहता है। जाओ, दाल में नमक ठीक करके लाओ। मालिनी फर्श पर बिखरी हुई दाल को समेटने लगी। प्रकाश ने गुस्से से कहा, क्या मुझे घंटा भर इंतजार करना होगा? इसे साफ करती रहना। जाओ, मेरे लिए दूसरी दाल लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। हड़बड़ाते हुए मालिनी उठी और जाते हुए अपनी दाल भी ले जाने लगी। क्यों, अपनी दाल को कहाँ ले जा रही हो? क्या दाल कम बनाई है? नहीं तो जी, पर कहीं आपको कम ना पड़ जाए। ठीक है, दाल कम बनाने की सजा भुगतो। चावल भी लेती आना, मैं दाल चावल खाऊंगा। प्रकाश दाल चावल खाने लगा, लेकिन आज मालिनी का भाग्य सही नहीं था। चावलों में एक कंकड़ आ गई। प्रकाश ने खाना छोड़ दिया और बोला, तुम ही खाओ ये कंकड़ पत्थर। प्रकाश दूसरे कमरे में गया और अपनी बेल्ट निकाली। मालिनी पहला टुकड़ा खाने ही वाली थी कि तभी उसकी कमर पर प्रकाश ने बेल्ट से एक जोरदार प्रहार किया, और फिर न जाने कितने प्रहार हुए। वह तब तक मार सहती रही जब तक बेजान नहीं हो गई। वो रोती गिड़गिड़ाती रही और प्रकाश से माफी मांगती रही। प्लीज मत मारिए, मुझे बहुत दर्द होता है। पर प्रकाश जल्लाद की तरह उस पर वार करता रहा और बड़बड़ाता रहा। आता क्या है तुझे? खाना तक ठीक से नहीं बना पाती,
फिर कहती है मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तुझे बचाने आस पड़ोस से कोई नहीं आएगा। तेरी चीखें इन पहाड़ों से टकरा टकरा कर गुम हो जाएंगी। उस रात देर तक मालिनी को नींद नहीं आई। अपने जख्मों को पकड़ के धीरे धीरे सिसकती रही। कभी सपनों में वो खुद को उड़ता हुआ देखती थी। बादलों के बहुत आगे उसे एक सुंदर सा घर दिखता था, लेकिन इससे पहले वो उस घर में घुस पाती, कोई इसे वापस धरातल की ओर खींच लेता था। देर रात मालिनी की नींद खुली। उसे ऊपर वाले घर से किसी बच्चे की धम धम कूदने की आवाज आ रही थी। साथ ही उसकी माँ की आवाज भी आ रही। माँ और बच्चा किसी बात पर हंस रहे थे। उनकी हंसी सुनकर मालिनी के चेहरे पर भी हंसी आ गई और फिर अनायास ही उसका रोना निकल पड़ा। आंखों में आंसू लिए मालिनी ने अपने पेट पर हाथ फेरा, जैसे किसी को तलाश रही हो। गोलू, मालिनी धीरे से बोली, जैसे किसी से बातें कर रही हो। बेटा, मेरा इंतजार करना, मैं फिर आऊंगी तेरे हाथ थामने के लिए। मालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रही थी। ना बेटा, रोना मत। वो डांटने का अभिनय करते हुए बोली, मेरा समझदार बेटा है ना, जल्दी ही माँ आएगी तेरे पास। कहते हुए मालिनी बच्चों की एक लोरी गुनगुनाने लगी और धीरे से धीरे सो गई। अगले दिन सुबह मालिनी जल्दी उठ गई। उठकर उसने देखा कि प्रकाश अभी भी सो रहा है। उसके शरीर पर अब भी कल रात की मार से दर्द हो रहा था। उठकर उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। शीशे में दिख रहे इस इंसान को मालिनी अब पहचान भी नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से पानी में बर्फ के क्यूब्स डाले और उससे नहाने लगी। प्रकाश का मालिनी पर जुल्म करना अब कोई नई बात नहीं थी। मालिनी को भी अब इस सब की आदत सी पड़ गई थी। वो जानती थी कि सुबह उठकर प्रकाश ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि उसने रात में कुछ किया ही ना हो। मालिनी के चेहरे पर घाव देखकर पूछेगा, कहीं गिर गई थी क्या? और अगर मालिनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की या कोशिश की या अपनी चोटों के कारण घर के कामकाज में कोई चूक की, तो प्रकाश नाराज होकर चला जाएगा। शाम को उसे और मारेगा। ऐसे में मालिनी ने ये जाना कि बर्फ के ठंडे पानी से नहाने से बदन का दर्द कुछ देर के लिए ही सही कम हो जाता है। इतनी देर में वो घर का काम और प्रकाश का खाना बना देगी। कुछ देर बाद प्रकाश उठा और जैसे मालिनी को अंदाजा था एकदम वैसे ही बिहेव करने लगा। एकदम नॉर्मल बात करते हुए बोला, आज ऑफिस में बॉस की प्रमोशन पार्टी है, तो लंच वहीं खा लूंगा। तुम भी लंच घर पर मंगवा लेना। कहते हुए उसने कुछ पैसे टेबल पर रख दिए। जाते वक्त प्रकाश मालिनी के घायल चेहरे की ओर देखता हुआ बोला, ये क्या हाल बना रखा है चेहरे का, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। ये लो, एक अच्छी सी क्रीम मंगवा लो। कहते हुए प्रकाश ने कुछ और पैसे मालिनी के हाथ में पकड़ा दिए और चला गया। उसके जाने के बाद मालिनी बहुत जोर से रोई। उसे लगा कि कुछ देर तक उसे सांस ही नहीं आ रही है। तभी उसे किचन की खिड़की से नीचे बॉल के टप्पा खाने की आवाज आई। उसने देखा ऊपर से बच्चे की छोटी सी गेंद नीचे आकर गिरी है। मालिनी ने आवाज लगाकर कहा, बेटा, अपनी गेंद ले लो, नीचे गिर रही है। लेकिन मालिनी को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मालिनी ने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन ऊपर से कोई भी उत्तर नहीं आया। इसलिए मालिनी ने खुद ही बॉल को ऊपर फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद ऊपर से किसी ने कहा, थैंक यू। कोई बात नहीं, आप जब चाहे नीचे आ सकती हैं। रात में बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, क्या बात थी? अरे कुछ नहीं, नीरज को शायद भूख लगी होगी। आज आपने खाने में क्या बनाया है? अरे वही दाल सब्जी रोटी चावल। और आपने क्या बनाया है? मेरे बच्चे की पसंदीदा डिश तो चिकन बिरयानी है। अच्छा। कहते हुए मालिनी ने किचन की खिड़की से ऊपर झांका। उसे ऊपर वाली घर की खिड़की पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था।
पर साफ नहीं देख पा रही थी। मालिनी ने ऊपर वाली खिड़की की ओर हाथ हिलाया, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। रोज दोनों महिलाओं की किचन की खिड़की से थोड़ी बहुत बात होती थी। मालिनी को पता लगा कि ऊपर वाली महिला का नाम रेशमा है और उसके पति कुछ काम से विदेश गए हैं। कितनी साल का है आपका बेटा? एक रोज मालिनी ने पूछा। 3 साल। मेरा गोलू भी 3 साल का ही होता। कहते हुए मालिनी की आंखें नम हो गईं। गोलू? जी, मेरा बच्चा जो पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मालिनी का गला रुंध गया था। सुन के दुख हुआ। क्या डिलीवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? जी, असल में पेट की बल गई थी। कहते कहते मालिनी रोने लगी। बहुत दुख हुआ। तो आप लोग दूसरे बच्चे के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? जी जी नहीं। अपने आंसुओं को रोकते हुए मालिनी ने कहा। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मालिनी कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। बाकी के दिन दोनों औरतों में कोई बात नहीं हुई। अगले 2-3 दिन दोनों में कोई बात नहीं हुई। मालिनी को कभी ऊपर से बच्चे के खेलने की, हंसने की, अपनी माँ से बातें करने की आवाज आती थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने अजन्मे बच्चे को याद करती, कुछ देर रो लेती थी। अगली रात प्रकाश थोड़ा लेट आया। उसने शराब पी रखी थी। आज वो कुछ ज्यादा ही खराब मूड में था। आते ही उसने कई बार घंटी बजाई। मालिनी उस समय नहा रही थी। घंटी सुनकर वो तेजी से कपड़े पहनकर दरवाजा खोलने आई। दरवाजा खोलते ही प्रकाश ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मालिनी सिर्फ अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गई। पहला कौर खाते ही प्रकाश तिलमिला गया। इसलिए कमाता हूँ मैं पैसा कि तू मुझे ठंडा खाना खिलाए? कहते हुए उसने खाने की प्लेट जोर से फेंक दी। ऑफिस में वो 2 कौड़ी की बॉस और घर पर तू, सब मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तुम औरतों की तो जात ही ऐसी होती है। अब तुझे तेरी जगह दिखाता हूँ। कहते हुए प्रकाश ने पुनः अपनी बेल्ट निकाली और मालिनी को खूब पीटा। अगले दिन प्रकाश के जाने के बाद मालिनी बहुत देर तक रोती रही। धीरे धीरे अपने अजन्मे बच्चे से बातें करती रही। गोलू बेटा, अब यहाँ से मेरा मन नहीं लगता। अब बस तेरे पास आना चाहती हूँ मैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। कहते हुए मालिनी ने एक खतरनाक फैसला किया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपनी अलमारी से अपनी साड़ी निकाली और उसका एक फंदा बनाकर पंखे पर लटका दिया। उसके मन के किसी कोने से आवाज आई कि वो गलत कर रही है, लेकिन अब वो किसी की सुनना नहीं चाहती थी। पंखे के नीचे स्टूल रखकर वो उस पर चढ़ गई। फिर उसने फंदा अपने गले में डाल लिया। आंसू भरी आंखों से उसने एक बार आखिरी बार अपने आप को शीशे में देखा। वो स्टूल को लात मारने ही वाली थी कि तभी उसे ऊपर से आवाज आई। मालिनी, क्या कर रही हो? न जाने क्यों रेशमा की आवाज में एक ऐसा दर्द था कि मालिनी ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। जानती हो मालिनी, मेरे पति बहुत मेहनती आदमी हैं। रास्ता कितना भी कठिन हो, अपनी मेहनत से कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। उनकी इसी काबिलियत पर मैं फिदा हूँ। मेरे पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसी कारण से उनसे शादी करने के लिए मैंने अपने घर वालों से नाता तोड़ लिया। लेकिन मुझे इस बात का कभी भी गिला नहीं रहा। मैं अक्सर अपनी सहेलियों से बात करती थी कि मेरे पति का ऑफिस में कितना नाम है और उन्हें अक्सर कंपनी वाले विदेश भेजते रहते हैं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए। मेरी सहेलियां चिढ़ाती थीं कि कभी मुझे और नीरज को क्यों नहीं ले जाते फॉरेन ट्रिप पर। लेकिन सच बताऊं मन, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, क्योंकि
उनके काम में मैं बाधा नहीं डालना चाहती थी। कुछ देर रुककर रेशमा फिर बोली। एक दिन वो यूरोप ट्रिप पे गए थे। मैंने सोचा नीरज को आज सिनेमा हॉल दिखाया जाए, तो मैं उसे एक बच्चों की पिक्चर दिखाने ले गई। आगे बोलने से पहले रेशमा कुछ देर रुक गई, फिर एक लंबी सांस भरकर बोली। हम लोग एलिवेटर पे चढ़ ही रहे थे कि नीरज बोला, मम्मी देखो पापा। कुछ पल मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वहां सच में मेरे पति थे और वो किसी महिला के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। सच बताऊं, उस एक मिनट के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि शायद मैं मर चुकी हूं और ये किसी और का शरीर है जिसमें मैं हूं। मैं बार बार अपने मन को समझाने लगी कि ये जरूर मेरे पति जैसे दिखने वाला कोई दूसरा आदमी होगा, वरना मेरा पति ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। रेशमा की कहानी सुनते सुनते मालिनी अपने दुख से उबरने लगी थी। उसने फंदा अपने गले से निकाला और स्टूल से नीचे उतर आई। कुछ देर की शांति के बाद, आज भी ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो। मेरे पति उस औरत का हाथ पकड़े हुए हमारी ओर ही आ रहे थे। उन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं खुद से कहती रही, नहीं, ये जरूर कोई हमशक्ल है। तभी मेरा हाथ छोड़कर नीरज भागकर डैडी डैडी कहता हुआ मेरे पति के पास चला गया। उसे देखकर वो दंग रह गए। फिर उन्होंने मुझे देख लिया। मालूम मुझे तो अब याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था मुझसे। ऐसा कुछ बोला था शायद कि ट्रिप कैंसिल हो गई और ये हमारी फॉरेन डेलीगेट है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद फिर सब धुंधला सा है। उस दिन के बाद से हर पल मुझे यही लगता है कि ये सब सपना ही है। क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मालिनी बोल पड़ी। इससे पहले रेशमा जवाब दे पाती, नीरज के रोने की आवाज आने लगी। उसके बाद पूरे दिन दोनों में कोई बात नहीं। अगले दिन मालिनी बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ रेशमा। पता नहीं क्यों आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे आप मेरी अपनी ही हैं। कुछ देर चुप रहकर, मेरी लव मैरिज है। अपने घर वालों से झगड़ा करके शादी की थी मैंने। शादी से पहले जब भी प्रकाश मुझ पर अपना हक जताते थे या मुझे किसी खास तरीके से कपड़े पहनने को कहते थे, तो मैं ये सोचकर खुश होती थी कि ये उनका प्यार है जो मुझे इतना अपना समझते हैं। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे वो हक में बदलने लगा। मुझे आज भी याद है जब पहली बार उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। अगले ही पल ये खुद भी रोने लगे थे। रोते रोते मुझसे बोले कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं यही डिजर्व करता हूँ। उस दिन मैंने बहुत सोचा, लेकिन आखिर में यही नतीजा निकाला कि इन्हें मेरी जरूरत है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मारने का सिलसिला रुका नहीं और बढ़ता गया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ इसलिए मुझे मारते हैं ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। लेकिन कुछ महीने बाद समझ में आया कि इनके मारने का कारण मैं कभी थी ही नहीं। कभी ऑफिस में खराब दिन रहा तब मारते थे, कभी मैंने फोन नहीं उठाया तब मारते थे, कभी इस बात पर मारते थे कि मैंने वो खाना क्यों नहीं बनाया जो इनके मन में था। ऐसे ही एक बार इन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। अस्पताल जाना पड़ा। वहां अस्पताल वालों ने मेरे घाव देखकर पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस इन्हें पकड़ कर ले गई। उस दिन इन्होंने मुझसे कई बार माफी मांगी, कहा कि ये अब सुधर जाएंगे। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैं इनकी बातों में आ गई। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट करके इन्हें छुड़ा दिया। मुझे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ महीनों के लिए सब ठीक हो भी गया था। इन्होंने मुझे मारना बंद कर दिया था।
उसी समय हमने बच्चे की प्लानिंग कर ली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। अगले कुछ महीने प्रेगनेंसी के कारण मुझे देखभाल की जरूरत थी। मैं अपने माँ बाप से झगड़ा करके आई थी और प्रकाश के आगे पीछे कोई था ही नहीं, तो बस हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना था। लेकिन इस समय में प्रकाश ने फिर से मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना ख्याल रखवाएगी मुझसे? तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए या मुझे तेरा? ये कहकर वो रोज मुझे मारने लगी। इस वक्त में मैं अपने बच्चे गोलू से बात करती थी। मुझे लगता था कि एक बार वह दुनिया में आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, वह हम लोगों को पास ले आएगा। कहते हुए मालिनी रोने लगी। फिर कुछ देर की शांति के बाद रेशमा ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर प्रकाश गोलू को भी गाली देने लगा। कभी कभी जानबूझकर मेरे पेट पर लात मार देता। उसे लगने लगा था कि वह बाप बनने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन गुस्से में उसने मुझे जोर से जमीन की ओर फेंक दिया। मैं पेट के बल गिरी। ओह ओह मेरा गोलू। आगे की बात मालिनी पूरी नहीं कर पाई। रेशमा ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों महिलाएं खामोशी में एक दूसरे का दुख समझने लगी। रेशमा, क्या इस दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया होती है? मैं अपने गोलू से मिलना चाहती हूँ। जानती हूँ मेरा गोलू लगभग आपके नीरज की उम्र का होता। मालिनी, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कई सारी दुनियाएं होती हैं, और अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो कि उससे आपका दिल का रिश्ता हो जाता है, तब फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस दुनिया में, आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते। मालिनी, मैं तुम्हारे गोलू को महसूस कर सकती हूँ। वह कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे पास ही है मालिनी। तुम्हारे बिना वो जा भी कहाँ सकता है। मालिनी को उसका गोलू कहीं नहीं छोड़ सकता। क्या करूँ रेशमा, ये जिंदगी अब रास नहीं आती। मालिनी रोने लगी। प्रकाश का सामना करो मालिनी। मुझे देखो, जब तक मैं ज़माने की सोच से जकड़ी थी, तब तक ज़िंदगी से डरती थी। अब मैं इस ज़माने से मुक्त हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं लगता। रेशमा, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे लगता है कि आपसे मिलकर मुझे बड़ा हौसला मिलेगा। तुम प्रकाश का सामना करो, फिर मैं, तुम और नीरज ये सब छोड़कर दूर चले जाएंगे। एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रेशमा ने मालिनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात वो खुद को भरोसा देती रही कि वो प्रकाश का सामना कर सकती है। अपनी सोई हुई ताकत को जगाती रही। अगले दिन जब प्रकाश ऑफिस चला गया, मालिनी ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया। वो प्रकाश का अत्याचार और नहीं सहेगी। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मालिनी बाथरूम में नहा रही थी जब प्रकाश ने उसे 2-3 बार कॉल किया। नहाने के बाद जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से गुस्से से प्रकाश बोला, फोन क्यों नहीं उठा रही? 2-3 बार कॉल किया, क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? तेरी नौकर नहीं हूँ, समझा? अचानक मालिनी को ऐसा लगा जैसे उसकी जुबान पर उसका काबू ही नहीं है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी और की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया। ये जो फोन पे तू कॉल कर रहा है ना, उसी फोन से पुलिस को भी डायल किया जा सकता है। आज के बाद अगर तूने मुझ पर हाथ नहीं उठाया तो तेरी कॉफी में जहर मिलाकर तुझे जान से मार दूंगी। और बहुत हो गया, मुझे तलाक चाहिए, और उसके बाद मैं तुझे पुलिस से पकड़वा दूंगी। तूने मेरे बच्चे को मारा कमीने, तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक ही सांस में मालिनी इतना कुछ कह गई थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब वही बोल रही है। दिल के एक कोने में उसे डर भी लग रहा था, पर साथ ही अच्छा भी लग रहा, जैसे कोई बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उधर ये सब सुनकर प्रकाश सदमे में आ गया था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये मालिनी ही है।
जिसे वो अपने जूते की नोक पर रखता था। थोड़ा संभल कर उसने कहा, देखो मालिनी, इस तरह के फैसले नहीं लिया करते। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातों से मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि आज मकान मालिक आ रहा है, थोड़ा घर को देखेगा कि हमने सब कुछ सही से रखा है या नहीं। बस उससे मिल लेना अच्छे से। मेरी तुम्हारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। फोन रखकर प्रकाश ने यह फैसला किया कि अब मालिनी का जिंदा रहना उसके लिए खतरे से भरा हुआ है। मालिनी के मरने पर दुख तो होगा, लेकिन औरतों की जाति है, एक को मारो तो दूसरी आ जाए, यही कहा करते थे प्रकाश के पिता जब वो प्रकाश के सामने उसकी मां को मारते थे। अब प्रकाश अपने पिता का काम पूरा करेगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।